हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वेश्चन सीरीज। आज की क्वेश्चन सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लाई गई है और ये टॉपिक है गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और आज उस टॉपिक पर हम अपनी क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और ये कमाल की क्वेश्चन सीरीज है। इस सीरीज को आप अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, Which of the following is not a gas? गैस लॉ मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा लॉ है जो गैस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपको बताना है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हुक लॉ, गै-लुसाक लॉ। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ आप सभी को पता होगा कि ये गैस का लॉ होता है जो क्या बताता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या बताता था, प्रेशर वैल्यूम का रिलेशन शो करता है। और वो प्रेशर वैल्यूम के रिलेशन में हम क्या पाते हैं, वो रिलेशनशिप होती है कि प्रेशर इनवर्सली किसके होता है, वैल्यूम की, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग प्रश्न करेंगे, ये टेम्परेचर वैल्यूम लॉ होता है जो कांस्टेंट प्रेशर पर काम करता है और बोला जाता है वैल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, दैट इज चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ को ही क्या नाम दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नाम दिया जाता है गै-लुसाक लॉ। तो गै-लुसाक लॉ भी चार्ल्स लॉ ही होता है जो क्या करता है, वी प्रोपोर्शनल टी होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर काम करता है। ये प्रश्न होता है हुक्स लॉ जो होता है ये गैसेस लॉ नहीं है, ये हुक्स लॉ स्ट्रेचिंग पर काम करता है। और जिसको अगर हम लोग जानते होंगे ये क्या होता है, F इज प्रोपोर्शनल टू -x होता है जो क्या बताता है, स्ट्रेचिंग बताता है, स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग को बताता है। और जिसको हम लिखते क्या हैं, F इजकल टू -k/x लिखते हैं, ये स्ट्रेचिंग को शो करता है। और k क्या होता है, ये फोर्स कांस्टेंट होता है और जिसको स्ट्रेचिंग कांस्टेंट भी कर सकते हैं। और ये क्या होता है, फोर्स होता है जो स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करने में यूज़ करते हैं। तो ये हुक लॉ जो होता है वो गैसेस लॉ नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट पार्टिकल मोशन इन गैसेस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, रैंडम मोशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में करते हैं। तो हम देखते हैं क्या शो किया जा रहा है इसमें कहा जा रहा है ओनली वाइब्रेशन, नो वेरी स्लो। अरे गैस मॉलिक्यूल स्लो कहाँ होते हैं भैया, वो तो बहुत तेज चलते रहते हैं। बहुत वाइब्रेशनल एंड इरेगुलरिटी, ऐसी कोई बात ही नहीं। इरेगुलरिटी यहाँ पर आता है रैपिड एंड रैंडम मोशन। यस, रैपिड एंड रैंडम मोशन क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है। गैस मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं, रैपिड करते हैं, रैपिडली करते हैं। दैट इज वो क्या होता है, उनमें बहुत फास्ट मोशन होता है, कंटिन्यूस होने लगता है। और क्या होता है, रैंडम होता है। तो ये सिचुएशन जो हमारा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट। क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लॉजिकली क्वेश्चंस। How many moles of oxygen are present in 64 ग्राम of oxygen? How many moles of oxygen? क्या करना है, presence in the 64 ग्राम of oxygen. 64 ग्राम ऑक्सीजन में how many moles of oxygen? तो how many moles? moles की बात किया जा रहा है। ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीजन जो O2 है, तो मोल के लिए फार्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास लेकर हम प्रश्न करेंगे तो वेट कितना दिया गया बताओ, 64। और मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का एक का होता है 16, O2 कितना हो जाएगा 32। तो क्या हो जाएगा 64/32 इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, 2 मोल्स। 2 मोल्स दैट इज 64 ग्राम। 64 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को 2 मोल्स प्रेजेंट हैं, 2 मोल्स प्रेजेंट हैं। अकॉर्डिंग टू मोल फार्मूला वेट अपॉन सैंपल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सैंपल, दैट इज वेट अपॉन सैंपल, वेट ऑफ सैंपल बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल, जो फार्मूला होता है किसका, मोल्स का। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या रखा, वेट कितना रखा, 64 ग्राम जो दिया गया है। और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ऑक्सीजन कितना होता है, 32। डिवाइड करने में क्या आंसर मिला, 2। तो 2 हमें मिल रहा है मोल्स, जो कि ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है, 3, 2, 1, 16। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या एट STP condition how much volume does 1 mole of gas comprise of? मीन्स बोला जा रहा है STP कंडीशन पर 1 मोल गैस का जो वैल्यूम होता है क्या होता है। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो 1 मोल गैस का वैल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। 22.4 लीटर होता है 1 मोल का वैल्यूम। 1 मोल का जो वैल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है।
और इसको हम लिखते हैं 20,400 मिलीलीटर। ये तो क्या है, लीटर में है, 22.4 लीटर। इस ऑप्शन को चेक करें तो 22.4 लीटर, 24 लीटर, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ई ही राइट होगा। इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल के लिए अगर फार्मूला आप जानते होंगे तो जनरली क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट 8 RT बाई पाई एम। 8 RT बाई पाई एम होता है एवरेज वेलोसिटी। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे केवल प्रश्न किया जा रहा है कि अगर हम गैस कांस्टेंट और पाई और एम की वैल्यू कांस्टेंट करें, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि अगर हमारी वेलोसिटी क्या थी, एक्चुअली क्या थी, एक सिंपल कंडीशन में वेलोसिटी में क्या मिली, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं क्या, T, दैट इज ए V1। लेकिन फिर कह रहा है कि जब हम टेम्परेचर डबलेट कर दें तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो टेम्परेचर मान लो इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करें, टेम्परेचर डबलेट करें। डबलेट मतलब क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा। 2T पर जो एवरेज वेलोसिटी हमने माना क्या होगा, V2 होगा। इसे मान लें इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, तो ये बताओ 2 को हम क्या करें, फर्स्ट डिवाइड कर दें तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या होगा बताओ, दैट इज क्या हो जाएगा 2T बाई T हो जाएगा। और T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट 2, और स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1.41। इसका मतलब हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल टू में मिल जाएगा 1.41 V1। दैट इज क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अगर हम डबलेट कर देंगे तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी टाइम बढ़ जाएगी, 1.41 टाइम बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन चेक करें, 1.41 टाइम बढ़ने का ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये, तो गजब का क्वेश्चन है भाई। At the same temperature, the average molecular kinetic energy of nitrogen and carbon monoxide मीन्स आपका टेम्परेचर सेम है और उस सिचुएशंस में आपसे पूछा जा रहा है, दो गैस हैं नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, उनकी काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। तो जनरली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होती है बोलो। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, ना तो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है, एक्चुअली किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। तो अब बताइए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जो हैं इनके मॉलिक्यूलर मास तो जरूर अलग अलग हैं, लेकिन ये क्या करती है, टेम्परेचर जब सेम रखा गया है तो ऐसी सिचुएशंस में दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इसका रीजंस क्या होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड मॉलिक्यूलर मास एंड द नेचर ऑफ गैस। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा वह ये होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी नाइट्रोजन की होगी वही काइनेटिक एनर्जी कार्बन मोनोऑक्साइड की होगी, जो कि ऑप्शन सी क्या कर रहा है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि भैया K1 इज इक्वल टू Ku2, दैट इज फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी बराबर सेकंड काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, equal volume of all gases at the same temperature pressure contain equal number of molecules in the statement of। तो गैस का ये तो जबरदस्त एक लॉ है जिसमें माना जाता है कि टेम्परेचर अगर प्रेशर हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो माना जाता है कि जो वॉल्यूम्स होता है वो नंबर ऑफ मोल के क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। मीन्स प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होंगे तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। जो गैस का वॉल्यूम होगा वो नंबर ऑफ गैस के मोल के प्रोपोर्शनल होगा। और ये स्टेटमेंट किसका है, इस स्टेटमेंट को बोला जाता है एवोगैड्रो लॉ। क्या बोला जाता है, एवोगैड्रो लॉ बोला जाता है। तो हम चेक कर लेते हैं ना, ये स्टेटमेंट किसका भाई, ये स्टेटमेंट आपका चार्ल्स का भी नहीं है, कॉम्बिनेशन गैस लॉ भी नहीं है, बॉयल्स का भी नहीं है, ये किसका है, एवोगैड्रो लॉ है। क्या है, एवोगैड्रो चार्ल्स लॉ टेम्परेचर और वॉल्यूम्स लॉ होता है, और बॉयल्स क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम्स लॉ होता है। लेकिन वॉल्यूम और मोल लॉ क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो लॉ। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो लॉ। क्या गजब का क्वेश्चन आ गया भाई, क्या गजब का क्वेश्चन, ये तो कमाल का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ आर द गैस कांस्टेंट और
मीन्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट पूछ दी गई है। क्या दी गई है? अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ऑल ऑफ दिस। ये तो भैया दिमाग को तो एकदम दही बना देने वाला क्वेश्चन है। कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है? तो बताइए, आप आइडियल गैस इक्वेशन को जान रहे हैं? क्या बोलता है आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इक्वल टू एनआरटी बोलता है कि नहीं? बोलो। जब एनआरटी बोलता है तो हमें क्या निकालना है? आर निकालना है। तो आर इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर वॉल्यूम अपान मोल्स टेम्परेचर। बोलो, होगा? यस। तो बताओ, इसको मतलब लिखना चाहे क्या लिख सकते हैं? बताओ, एक्चुअली नॉर्मली लिखना चाहे क्या लिख सकते? बताओ। अब प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो बताओ, इसको हम लिख सकते हैं, प्रेशर में ब्रेक कर रहा हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ F/A। बोलो, लिख सकता हूँ इनटू P को मैंने लिखा। अब बैलून का इक्वल टू क्या होता है? बैलून को मैं लेंथ इनटू एरिया लिख सकता हूँ नहीं? तो मैंने लिखा एरिया, दैट इज एरिया, F इंटू एरिया है, एरिया इंटू L इज इक्वल टू बैलून। बी इक्वल टू क्या होता है भाई? एरिया इंटू लेंथ। लिख सकते हैं नहीं? बताओ। और प्रेशर इक्वल टू क्या लिखते हैं? फोर्स अपान नीचे लिख सकते हैं? बताओ, लिख सकते हैं? यस। अपान मोल एन टी टेम्परेचर। यस, बोलिए यस। तो अब बोलो क्या होगा? ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा F इंटू एल अपान एन इंटू टी। मिलेगा कि नहीं? बोलो, मिलेगा? यस, मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो जब ये मिलेगा तो भैया क्या करना है? अब क्या करना है? F इंटू एल दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। दैट इज वर्क। इसको हम क्या लिख सकते हैं? वर्क अपॉन, बोलो, मोल, यस, इंटू केल्विन। लिख दो, किसी कोई डाउट नहीं होगा। टेम्परेचर मतलब केल्विन, और वर्क मतलब जूल भी होता है, वर्क मतलब अर्ग भी होता है, और वर्क मतलब हम केल्विन भी लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, लिख सकते हैं नहीं? बताओ। इसका मतलब वर्क पर मोल पर केल्विन। अगर वर्क की यूनिट हम क्या रख रहे हैं? अगर वर्क की यूनिट मैं जूल लिख रहा हूं तो वर्क यूनिट जूल हो सकती है? नहीं? बताओ। जूल पर मोल पर केल्विन। बोलो, होगी कि नहीं? अब जूल को हमें पता है कि हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन को कैलोरी में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मीन्स क्या होता है कि 1 कैलोरी में कितने जूल? 4.18 जूल भी होते हैं। और हमें मालूम है कि 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁷ अर्ग होता है, सीजीएस। तो मीन्स जहां पर हमारा ये वर्क है वहां जूल भी आ सकता है, वहां अर्ग भी आ सकता है, वहां पर कैलोरी भी आ सकता है। वह यूनिट का फर्क होता है, वैल्यू का फर्क होता है। लेकिन वैल्यू का फर्क होता है, यूनिट हमारी वो क्या हो सकती है? जूल को हम अर्ग को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका मीन्स जो हमने लिखा है अर्ग पर केल्विन पर मोल, कैलोरी पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमारे ऑल ऑफ दिस सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। सभी ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। ये तो गजब का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है, ये तो कमाल का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है जरा देखें। For 1 mole of a gas, the kinetic energy given by the equation. काइनेटिक एनर्जी गैस इक्वेशन पूछा जा रहा है। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी गैस इक्वेशन पूछा जा रहा है। तो बताओ, जनरली आप काइनेटिक गैस इक्वेशन जानते होंगे। पीवी इक्वल टू क्या होता है? 1/3 mNc² होता है। अब हम n को क्या मान लें? 1 मोल मान लें। तो इसको लिखते हैं पीवी इक्वल टू 1/3 mc² ले सकते हैं नहीं? बताओ, बोलो, ले सकते हैं। 2 का हम मल्टीप्लाई 2 को डिवाइड करके लिखें तो इसको लिखते हैं पीवी इक्वल टू, बोलो क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है 2/3 इंटू 1/2 mc² लिख सकते हैं। बोलो, लिखा जा सकता है। और हमें पता है हाफ mc², जैसे हाफ mv² होता है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2/3 काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाफ mc² इक्वल टू क्या होता है? आपने पढ़ा होगा हाफ mv² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पे सी रखा गया है, हाफ mc²। सी भी क्या होती है? वेलोसिटी होती है, जिसको हम क्या काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। और एक प्रश्न और होता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है? आरटी होता है फॉर 1 मोल। फॉर 1 मोल की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पीवी होगा वहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? आरटी लिख सकते हैं नहीं? बताओ। आरटी इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बताओ। तो यहाँ हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी क्या? पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगी? बताओ,
3/2 क्या होगी RT, 3/2 RT होगी काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी गैस इक्वेशन। तो 3/2 RT हमारा ऑप्शन कौन होगा? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गजब का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट म्यू जेटी फॉर आइडियल गैस 0, फॉर आइडियल गैस 0। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट आइडियल गैस के लिए क्या होती है? 0 होती है। और आपसे आंसर दिया गया पॉजिटिव नेगेटिव 0। यस, सी ऑप्शन राइट। क्या होता है? राइट होता है। बट रियल गैस के लिए ये म्यूजेटी क्या होती है? म्यूजेटी आपकी नॉट इक्वल टू 0 होती है। दैट इज ये म्यूजेटी की वैल्यू क्या हो सकती है? निगेटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है। बट किसके लिए हो सकती है? रियल गैस के लिए होती है। लेकिन आइडियल के लिए क्या होती है? 0 होती है। तो 0 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। स्टीम, if steam engine operate between 400 Kelvin and 300 Kelvin under high pressure, what will the efficiency of engine? आपको स्ट्रीम हीट इंजन की इफिशियंसी काउंट करनी है। तो जो इफिशियंसी होती है स्ट्रीम हीट इंजन की वो क्या होती है? गामा इज इक्वल टू क्या होती है? गामा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2 होती है। T2 माइनस T1 अपॉन T2 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर अपॉन फाइनल टेम्परेचर, जिसको हम लिखते हैं गामा इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2। अब बताओ T1 क्या है? लोअर टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। T2 कितना? हायर टेम्परेचर कितना है? 400 केल्विन। तो वैल्यू पुट करो। तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? गामा इज इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस 300 बाई 400, यही होगा 300 बाई 400। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं। इस वैल्यू को क्या होगा? ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, बोलो क्या हो जाएगी? इसको इधर देखें, ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस 3/4 और 3/4 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? बोलो वैल्यू मिल जाएगी 0.75। बोलो मिलेगी नहीं? डिवाइड करेंगे तो हम क्या मिल जाएगी बताओ? 1 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 0.75। दैट इज को सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.25 आएगी। 0.25 आएगी। तो 0.25 को मत ये हमारा क्या होगा? इस हिट इंजन की इफिशियंसी कितनी पाएगी? 0.25। और 0.25 हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर परसेंटेज में पूछी गई होती तो 25% हो जाती। परसेंटेज में अगर होती 25 दैट इज 100 को उसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फॉर द गैसेस हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया विल बी वन इज द फॉलोइंग ऑर्डर। आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा ऑर्डर सही है? कौन सा ऑर्डर आपको सही बताना है? ऑर्डर सही बताना, बता लो भाई, बता लो। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या बताती है? क्या कहती है? CMP बोलती है। CMP क्या कहती है भैया? CMP कहती है, CMP बोलती है, CMP कहती है प्रोपोर्शनल, क्या बोलती है यार? सॉरी देख लें, CMP इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट 2RT/m, 2RT/m। तो यहाँ पर हमें गैस में कुछ दिया नहीं गया है, डायरेक्टली गैस को रिलेटिव पूछा जा रहा है, इसमें वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो ऐसे सिचुएशन में आप केयर कर लें, m का मतलब था मोलर मास। तो हम ऐसे सिचुएशन में CMP को लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट 1/m। तो अब देखो स्क्वायर रूट 1/m हम अगर लिखेंगे तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि जिसकी वैल्यू m वैल्यू आप खुद देख पा रहे हैं, जिसकी ज़्यादा होगी उसकी CMP कम होगी। बोलो तो बताओ मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें, हीलियम की कितना मॉलिक्यूलर मास होता है? बताओ हीलियम का मॉलिक्यूलर मास m कितना होता है? 4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितना होता है? इसका 12 होता है। इसमें कितना? 1 का 16 होता है, 2 है। इसका आपको मिल जाएगा 44। अगर मैं प्रश्न करूं NH3 का प्रश्न करूं तो नाइट्रोजन का क्या होता है? 14 होता है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है। 3 का मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा? 70।
नाउ नेक्स्ट में क्या मिल रहा है, मेथेन CH4, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का होता है × 4, दैट इज 16। तो बताओ मॉलिक्यूलर मास में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का है। सबसे ज़्यादा किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका CMP कम होगा, CMP कम होगा। तो बताओ, और जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा उसका CMP सबसे ज़्यादा होगा। और जो ऑर्डर लिखा गया डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो बताओ CMP सबसे ज़्यादा किसका होगा, 4 वाले का होगा, फिर किसका होगा, 16 वाले का होगा, फिर 70 वाले का होगा, फिर 44 वाले का होगा। तो 4 मतलब हीलियम, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ हीलियम, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वंडरवाल गैस कांस्टेंट, वंडरवाल गैस कांस्टेंट किसमें चर्चा की गई है, वंडरवाल गैस कांस्टेंट की चर्चा की गई। बताओ वंडरवाल गैस कांस्टेंट ए की चर्चा की गई है। वो क्या कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस के लिए दिया गया है। तो ये वैल्यू आपको दी गई है, किसके किसके लिए, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए दी गई है। कितनी दी गई है, 6.71, 2.25, 3.59 एंड 1.36 डेसीमीटर पावर 6 ATM मोल इनवर्स पावर 2, ये इसकी यूनिट होती है रिस्पेक्टिवली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विफिकेशन। मतलब आपको लिक्विफिकेशन बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ लिक्विफिकेशन ऑफ जो गैस होता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू वंडरवाल गैस कांस्टेंट ए की वैल्यू बढ़ने पर क्या होगा, गैस का लिक्विफिकेशन इजिली होगा। तो अब लिक्विफिकेशन जब इजिली होगा तो बताओ ए की वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू 6.71 है, जो किसकी है, सल्फर डाइऑक्साइड की है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी वैल्यू है, ए वैल्यू 6.71 है। फिर बताओ अगर मैं नेक्स्ट देखूं, नेक्स्ट हमारा क्या है, मेथेन है। मेथेन की वैल्यू कितने है, 2.25 है। फिर किसके बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 3.59 है। और फिर सबसे कम किसकी दिख रही है, O2 को दिख रही है, जो कितने है, 1.36। तो बताओ सबसे लेट जो होगा लिक्विफिकेशन किसका होगा, जिसका ए सबसे कम है, जो किसका होगा, ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग में चलना है, जिसका मतलब हमें किससे चलना होगा, 1.36 से ज़्यादा किसका होगा, 2.25 का, फिर 3.59 का होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, 6.71 होगा। दैट इज, ये किसका है बताओ, ये O2 है, ये किसका है, मेथेन का है, ये किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन चेक कर ले, कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन शो कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और ऑक्सीजन, जो कि हमारा ऑप्शन कौन शो कर रहा है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, राइट है। बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लग रही है। अगर इस क्वेश्चन सीरीज में कहीं पर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा।